क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस दिए हैं जिसके उनके फाउंडर के साथ हमको क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस एंड फाउंडर्स। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की। जो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी है, इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे चित्तरंजन दास। ओके, दूसरी बात करते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर कौन थे? नरेंद्र देव एंड जेपी नारायण। नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश नारायण, वही जयप्रकाश नारायण जो कि इंदिरा गांधी, जिसका कैंडिडेचर इंदिरा गांधी कैंडिडेचर जिसकी वजह से रिजेक्ट हो गया था। थर्ड, ऑल इंडिया किसान सभा। ऑल इंडिया किसान सभा बाय स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती। स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, फाउंडर कौन थे? चित्तरंजन दास। खिलाफत स्वराज पार्टी की बात है तो क्या हो गया, फाउंडर चित्तरंजन दास। सेकंड, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, सुभाष चंद्र बोस ना। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर कौन थे? नरेंद्र देव एंड जेपी नारायण। थर्ड, ऑल इंडिया किसान सभा बाय स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती, ये सही है। हमसे करेक्टली मैच पूछा है क्या? विच ऑफ द पेयर गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच? टू द करेक्ट आंसर इज 1 and 3 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 62nd नंबर का क्वेश्चन है, द ईस्ट इंडिया कंपनी टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स ऑफिशियल वेर अपॉइंटेड एज नवाब्स। The outflow of gold from Britain had entirely stopped to finance company expenses after emerging victorious in this battle. फाइनेंस जो था ना, आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन, ब्रिटेन से जो गोल्ड आता था किसके खर्च के लिए? EIC के खर्च के लिए, वो अब नहीं आने लगा, वो अब रुक चुका था। किसके बाद? एक बैटल की बात कर रहा है हमसे, अब बैटल बताना है कि कौन सा बैटल है। ठीक, द कंपनी नाउ अपॉइंटेड रेसिडेंट इन द इंडियन स्टेट्स। इस बैटल के बाद क्या हुआ, कंपनी ने रेसिडेंट अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया टू सर्व देयर इंटरेस्ट इन द पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फील्ड्स। विच ऑफ द following battle is referred to in the passage given above? This is the battle of Plassey. No, it is the battle of Buxar. Yes, battle of Buxar which took place in 1764। इसके बाद क्या हुआ, पहले जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था तो इतने ज़्यादा उनके पास पावर नहीं आया था। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में नहीं आया था। उनके हाथ में रिवेन्यू दीवान तो था बट रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आया था। बट इस बैटल के बाद इनके हाथ में क्या क्या आ गया? एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, है ना। जो गोल्ड का आउटफ्लो था वो क्या हो गया, कहाँ से? आउटफ्लो फ्रॉम ब्रिटेन इज स्टॉप्ड, ये स्टॉप हो गया। और इसके बाद इन्होंने रेसिडेंट अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब ये क्या हुआ, जो ऑफिशियल्स थे इनके, उनको क्या कर दिया, नवाब के तौर पे इनको इंट्रोड्यूस किया, जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे। किसके बाद? आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बैटल ऑफ बक्सर, दैट इज इन 1764। 63rd नंबर का क्वेश्चन है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू केसरी हिंद विच वॉज रिसेंटली न्यूज। ये केसरी हिंद जो एक बटरफ्लाई है जो कि अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स में था, यहाँ पे इसीलिए क्वेश्चन दिया गया है। ओके, सो केसरी हिंद के बारे में बात कर लेते हैं। केसरी हिंद, ये जो केसरी हिंद है ये स्टेट बटरफ्लाई है कहाँ का? स्टेट बटरफ्लाई ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ओके, और ये कहाँ पाया जाता है? ये इंडिया में तो पाया जाता है बट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी पाया जाता है, म्यांमार के अंदर, ठीक है, वियतनाम के अंदर। सो इंडिया, ओनली इंडिया में नहीं पाया जाता, इंडिया, म्यांमार, सम पार्ट्स ऑफ चाइना, वियतनाम, ओके, एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ऐसे बोल सकते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा।
उसके बाद ये जो है ना केसरी हिंद, इट इज प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल 2 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, शेड्यूल 2 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ठीक है, अब स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, इट इज़ अ स्टेट बटरफ्लाई ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये बिल्कुल सही है, केसरी हिंद की बात कर रहे हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, इट इज़ फाउंड ओनली इन इंडिया एंड कंट्री शेयरिंग लैंड बॉर्डर्स विथ इंडिया, नहीं, जो वियतनाम है इसके पास इस बॉर्डर शेयर नहीं करते इंडिया के साथ, पर यहाँ भी पाया जाता है, सो दिस इज इनकरेक्ट। ये जहाँ जहाँ पे ओनली, ऑलवेज, नेवर, ऑल है ना, कैन नॉट, ये सब आ जाता तो सतर्क होने की जरूरत पड़ती है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। 99% चांसेस है कि वो गलत हो, बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो कि अपने दिमाग में होने चाहिए। थर्ड, इट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, गलत है। द केसरी हिंद इज प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल 2 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, नॉट 1। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज 1 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, उसके बाद 64th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू अगस्त ऑफर ऑफ 1940, अगस्त ऑफर की बात करते हैं। चलिए, अगस्त ऑफर, ये कब आया था, 1940s में आया था। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है इसमें, पहला पॉइंट ये था कि ये इसमें जो अगस्त ऑफर में ये था कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी हो, अगर आप बनाओ फ्यूचर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन नॉट बी मेड विदाउट द कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज़, ये एक पॉइंट था इसके अंदर। और एक और ये पॉइंट था कि एक ये जो बहुत खतरनाक आदमी था लॉर्ड लेलिंथो, जिसने कम्युनलिज्म नाम की बीज बोई थी, जिसका पेड़ आज इतना बड़ा हो चुका कि पूरी दुनिया उस पर चल रही है। ओके, तो ये लॉर्ड लेलिंथो ने क्या बोला, एक ये दे हैज एस्टैब्लिश्ड अ वॉर एडवाइजरी काउंसिल, डिक्लेयर्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वॉर एडवाइजरी काउंसिल। और क्या बोला, गांधी जी ने क्या किया, हैज़ लॉन्च इंडिविजुअल सत्याग्रह इन रिस्पॉन्स टू दिस। ओके, तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू इट एनी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन वुड नॉट बी अडॉप्टेड विदाउट द कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज़, ये बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि अगस्त ऑफर में मेंशन था कि आप पहले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते किसके कंसेंट के बिना, माइनॉरिटीज़ की इजाज़त के बिना, ये सही है। सेकंड, इन द ऑफर लॉर्ड लिलिंथो डिक्लेयर्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ वर्ल्ड एडवाइजरी काउंसिल, यस, लॉर्ड लिलिंथो ने क्या किया, एक वर्ल्ड एडवाइजरी काउंसिल डिक्लेयर किया। थर्ड, गांधी स्टार्टेड द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन रिस्पॉन्स टू द अगस्त ऑफर, बिल्कुल सही है, गांधी ने क्या स्टार्ट किया, इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया इस अगस्त ऑफर के रिस्पॉन्स में। हमसे करेक्ट पूछा, आंसर इज डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स, कुछ इवेंट्स दिए हैं, जैसे कि फर्स्ट इवेंट क्या है, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी, ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स। थर्ड, हैदराबाद एसेशन टू इंडिया, महाराजा ऑफ मणिपुर सिंगिंग मर्जर्स एग्रीमेंट। क्या पूछा हमसे, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। ठीक है, अर्लीस्ट से लेटेस्ट तक हमने क्या करना है, अरेंज करना है। सबसे पहले जो रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी थी, ये कब हुई थी, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी हुई थी फरवरी 1946 में। ओके, ग्रेट कलकत्ता किलिंग से कब हुए थे, अगस्त, 16 अगस्त है ना, डायरेक्ट एक्शन दे, याद रखना, 1946। इसके बाद हैदराबाद एक्सेशन कब हुआ था, 1948 में हुआ था, इंडिपेंडेंस के बाद। अब महाराजा ऑफ मणिपुर सिंगिंग दी मर्जर एग्रीमेंट, भाई कब होगा, मर्जर एग्रीमेंट कब होगा, जब आज़ाद होंगे, तो 1947 है ना, कुछ दिन पहले हुआ था आज़ादी के। ठीक है, तो अब करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। पहला हो जाएगा रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी 1, फिर 2, फिर 4, फिर 3, 1, 2, 4, 3, ऑप्शन नंबर डी। 66 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द ग्लोबल मीथेन प्लेज रिसेंटली सीन इन न्यूज़। न्यूज़ मतलब कौन सी न्यूज़ में, ये करंट अफेयर्स में था, कौन से मंथ का, अक्टूबर 2021 का, इसीलिए यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा है। ग्लोबल मीथेन प्लेज की बात करनी है। ठीक है, ग्लोबल मीथेन
प्लेज, ये ऑन गोइंग जो उस समय हो रहा था ग्लासगो समिट, उसके लिए COP26 के रिगार्ड में न्यूज़ में था, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। तो ग्लोबल मीथेन प्लेज को इसको अनाउंस किसने किया था? इट इज़ अनाउंस्ड बाय US एंड यूरोपियन यूनियन, ठीक है। और ये बात किसकी करता है? इट टॉक्स अबाउट कट डाउन ऑफ व्हाट? कट डाउन ऑफ द एमिशन, विच एमिशन? मीथेन एमिशन। कट डाउन ऑफ द एमिशन, दैट इज द मीथेन एमिशन by 20%. 20% of what level? 20% of 2020 level in 2000 up to level by 2030, है ना। मतलब 2020 के कंपेयर में 20% से कम करना चाहते हैं क्या? मीथेन एमिशन 2030 तक। अब स्टेटमेंट्स देखते हैं। पहला, इट वॉज फर्स्ट अनाउंस्ड बाय इंडिया ऑन द साइड लाइन्स ऑफ पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। नो, इट वॉज फर्स्ट अनाउंस्ड बाय यूरोपियन यूनियन एंड USA. So first statement is incorrect. Now second statement, it aims to cut down methane emission by up to 30% from 2020 level by the year 2030. बिल्कुल सही है, 30% से कम करना चाहते हैं। विथ रेफरेंस टू विच लेवल? 2020 लेवल। बाय विच ईयर? 2030। हमसे पूछा है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 2 ओनली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा हमसे? With reference to administrative changes, with reference to what? With reference to administrative changes brought by the British government post 1857. 1857 के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाए उनके बारे में कुछ चीज़ें बताइए, ठीक है। चेंजेस की बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस that is post 1857 revolt। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे ब्रिटिश प्रमोट करने लगे किसको? लोकल गवर्नमेंट को। क्यों? फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ जो थे, पहले पैसा नहीं पहुँच पाया था वहाँ तक, इसलिए फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से ये प्रमोट करने लगे लोकल गवर्नमेंट को। और इन्होंने क्या अपॉइंट किया? पील कमीशन अपॉइंट किया। पील कमीशन फॉर व्हाट? फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी। पील कमीशन किस लिए? फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी। और ये जो पहले क्या करते थे, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट को ये अपने सपोर्ट करते थे, ठीक है ना। अब क्या करने लगे? अबॉन्ड करने लगे, ठीक है। अब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है ब्रिटिश प्रमोटेड द लोकल गवर्नमेंट ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, यस। सेकेंड, द पील कमीशन वॉज फॉर्म फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी, यस। थर्ड, द ब्रिटिश प्रोवाइडेड अ फिलिप टू सोशल रिफॉर्म इनिशिएटिव इन ऑर्डर टू फर्दर नॉर्मलाइज ब्रिटिश रूल। नो, ये फिलिप ने किया, इसको अबॉन्डेंट कर दिया। दिस इज इनकरेक्ट। Which of the statement given above is are correct? 1 and 2 only, that is option number A. Now consider the following statements with respect to debates of the Constituent Assembly of India. डिबेट्स की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, एक तो बी पोकर बहादुर के रेस्पेक्ट में और एक NG रंगा की रेस्पेक्ट में। इनकी जो बातें हैं 2 थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए पूछा जाता है। बी पोकर बहादुर कहाँ से थे? मद्रास से थे। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि सेपरेट इलेक्टेड को कंटिन्यू रखना चाहिए। माइनॉरिटीज़ के लिए। और क्या बोला? NG रंगा ने बोला कि जो माइनॉरिटीज़ जो टर्म है ना, ये किस रेस्पेक्ट में होना चाहिए? इकोनॉमिक रेस्पेक्ट में। ओके, सब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। पहला, बी पोकर बहादुर फ्रॉम मद्रास मेड अ प्ली फॉर कंटिन्यूइंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज़, बिल्कुल सही है। NG रंगा अर्ज्ड
दैट द टर्म माइनॉरिटीज बी इंटरप्रेटेड इन इकोनॉमिक टर्म्स, ये भी सही है। जब दोनों करेक्ट है तो हमसे पूछा क्या है, नॉट करेक्ट पूछा है। सो नाइदर 1 नॉट 2 इज नॉट करेक्ट बिकॉज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 69 नंबर क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू नोरो वायरस रिसेंटली न्यूज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, इट इज द मोस्ट कॉमन पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर आउटब्रेक ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज, बिल्कुल सही है। इट इज़ द मोस्ट, ये जो करंट अफेयर्स में था अक्टूबर 2021 में, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। नोरो वायरस जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज कस करते हैं, है ना। और ये कैन, दे आर रेजिस्टेंट, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि दे आर रेजिस्टेंट अप टू 135 डिग्री सेल्सियस, 125 डिग्री सेल्सियस को ये झेल सकते हैं, है ना। और अभी तक कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है इनके अगेंस्ट। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, इट इज रेसिस्टेंट टू टेम्परेचर ऑफ अप टू 135 डिग्री सेंटीग्रेड, यस। थर्ड, नो वैक्सीन इज अवेलेबल अगेंस्ट द वायरस, ये भी सही है। हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। 70 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड देयर रेस्पेक्टिव फाउंडर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करनी है और उसके फाउंडर्स की बात करनी है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एट पूसा, बिहार। ये किसने एस्टैब्लिश किया था, ये लॉर्ड डलहौसी ने एस्टैब्लिश किया था, क्या गलत। इट इज एस्टैब्लिश बाय लॉर्ड कर्जन इन 1857, इन अराउंड 1857। उसके बाद दी कलकत्ता मदरसा इज एस्टैब्लिश्ड बाय वारन हेस्टिंग in 1781 and Fort William College was established by Wellesley in 1800। फोर्ट विलियम कॉलेज किसने बनाया था, विलियम के डब्ल्यू से विलियम और डब्ल्यू से वेलेस्ली ने बनाया था। उसके बाद संस्कृत कॉलेज किसने बनाया था, जोनाथन डकिंस ने। कब बनाया था, 1791 में बनाया था, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हो गए। अब इसको देखते हैं क्वेश्चन के साथ रिलेट करके। इंस्टीट्यूशन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एट पूसा इन बिहार इज एस्टैब्लिश्ड बाय, क्वेश्चन ने दिया है लॉर्ड डलहौसी, गलत है। इट इज बाय लॉर्ड कर्जन। सेकेंड, द कलकत्ता मदरसा वेलेस्ली बोर है, नो, इट इज बाय वारन हेस्टिंग। थर्ड, फोर्ट विलियम कॉलेज नहीं, डब्ल्यू से डब्ल्यू भी लाना है, ठीक है। डब्ल्यू से डब्ल्यू, वारन हेस्टिंग नहीं, वेलेस्ली। फोर्ट विलियम कॉलेज बाय वेलेस्ली। फोर्थ, द संस्कृत कॉलेज जोनाथन डकन, सही है। कब किया था, 1791 में। ओके, विच ऑफ द पेयर गिवन अबव आर इनकरेक्टली मैच, हमसे पूछा क्या है, इनकरेक्टली मैच इनमें से कौन से हैं, तो आंसर इज ए, दैट इज 1, 2 एंड 3 आर इनकरेक्टली मैच्ड। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट अबाउट बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर के बारे में गलत क्या है, ये पूछा है। ही अपोज द स्पेशल स्टेटस बीइंग ग्रांटेड टू जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370, बिल्कुल सही है। इन्होंने अपोज किया था किसको, जो स्पेशल स्टेटस ग्रांट किया था जम्मू एंड कश्मीर को, उसको। और क्या किया था इन्होंने, फेवर किया था, किसको फेवर किया था, फेवर द यूनिफॉर्म सिविल कोड। और एक बुक लिखी थी इन्हें, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, एक बुक लिखी थी इन्होंने, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। ये एक बुक है बाय बी आर अम्बेडकर,
ओके, एक किताब लिखी थी इन्होंने इन दी बुक, एक बुक थी इनके पास, इन्होंने लिखी थी जिसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ कास्ट। इस किताब में इन्होंने एक वर्ड लिखा था, एक लाइन लिखी थी, इसमें इन्होंने लिखा था कि आई बिलीव दैट ट्रू रिलीजन इज द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, एक बुक लिखी थी, इस बुक में एनालिसिस ऑफ कास्ट बुक में इन्होंने एक वर्ड लिखा था कि आई बिलीव इन द ट्रू रिलीजन ऑफ सोसाइटी, मतलब ये रिलीजन बोलते थे कि रिलीजन होना चाहिए फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी। ये बिलीव करते रिलीजन शुड बी द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी। ओके, सो अब स्टेटमेंट्स देखते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, ही वॉज इन फेवर ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, यस। ही रोट द बुक व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल, यस। डी क्या बोलता है, ही वॉज अगेंस्ट द व्यू दैट द ट्रू रिलीजन इज द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी, नो, ही वॉज इन फेवर ऑफ द व्यू दैट society should be on the basis of religion. So this is incorrect and this is the required answer. 72 with reference to annual status of education report 2021, annual status of education report जो कि न्यूज़ में था अक्टूबर में, इसीलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है 2021 का, ठीक है ना, ये बात किसकी करता है, स्टेटस ऑफ एजुकेशन, स्टेटस ऑफ स्कूल इन रूरल इंडिया, और इसको पब्लिश किसने किया, एनजीओ प्रथम ने। ओके, फर्स्ट द रिपोर्ट असेस द स्टेटस ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडियन सिटीज ओनली, नो, not in Indian cities in the rural area. So this is incorrect. Second statement, it was released by the नीति आयोग, नीति आयोग का कोई काम ही नहीं है भाई यहाँ पे, it is only released by the NGO प्रथम, ठीक है ना। एक इनकट हमसे पूछा, इनकट हो जाएगा both 1 and 2, that is option number C. Consider the following statement about the tribal leader बिरसा मुंडा। ओके, बिरसा मुंडा की बात करनी है अपने को। तो जो बिरसा मुंडा थे ये अटेंड किसको करते थे, ये अटेंड करते थे लोकल मिशनरी स्कूल, लोकल मिशनरी स्कूल और सरमन्स ऑफ मिशनरीज, ठीक है। और ये बहुत सारा टाइम स्पेंड किए वैष्णव प्रीचर के साथ, जो वैष्णव मतलब विष्णु भगवान को मानते थे उनके साथ, और इनकी बर्थ एनिवर्सरी में झारखंड बना, बिकॉज ये वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट किए थे नेशनल मूवमेंट में, इसलिए। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, ही अटेंडेड द लोकल मिशनरी स्कूल एंड अटेंड द sermons ऑफ मिशनरीज, ये बिल्कुल सही है बिरसा मुंडा के बारे में। सेकंड, ही स्पेंड टाइम इन द कंपनी ऑफ अ वैष्णव प्रीचर, बिल्कुल सही है। थर्ड, ही इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिज इम्पैक्ट ऑन द नेशनल मूवमेंट द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ वॉज क्रिएटेड, नॉट द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, इट इज झारखंड, ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी इन 2000, नो। सो दिस इज इनकरेक्ट एंड वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। द करेक्ट statements are B, that is 1 and 2 only. 74th number question है, with reference to Leonidas meteor shower, Leonidas meteor shower की बात करनी है, which was in news in which month, October 2021 के करंट अफेयर्स में था, यहाँ पे इसीलिए क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। लियोनिड्स मीटियोर सावर, लियोनिड्स मीटियोर सावर एक कॉमेट था जिसका नाम था 55B। ये कॉमेट के टूटने से क्या बना, लियोनिड्स मीटियोर सावर हुआ, ठीक है। इसको टेम्पल टटल भी बोलते हैं, और
इसमें क्या, इसको फायर बॉल्स दिखते थे हमको, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, एक्सप्लोजन होता था, ठीक है ना। लियोनॉइड्स आर कॉल्ड एज फायर बॉल्स बिकॉज ऑफ देयर कलर एंड लाइट, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि ज़्यादातर जो मीटियर होते थे ना, वो एटमॉस्फेयर से ज़मीन तक आते आते ही राख होते थे, जल जाते थे। बट कुछ सम रीचेस द अर्थ एंड कज माइनर अर्थक्वेक्स। ओके, अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला, इट इज कस्ड बाय द डेब्रिस ऑफ कॉमेट नोन एज कॉमेट हैली-बूप-नो, इट इज़ बाय द 55b। तो हैली-बूप क्या है? तो ये जो कॉमेट हैली-ब्रूफ है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो कॉमेट हैली-ब्रूफ है ना, ये एक कॉमेट है जो कि हैली-ब्रूफ, ये 1997 में ना बहुत क्लोज आया था अर्थ के, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ना 18 मंथ्स तक दिखा था, ठीक है। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट बिकॉज लियोनॉइड्स म्यूटेड शावर ड्यू टू 55b, कॉमेट 55b और टेम्पल टर्टल। Second, the Leonids are also called as fireball because of the large explosion of light and color they than an average meteor streak. बिल्कुल सही है। Third, all the meteors in this shadow, okay, all the meteors in this shower collide with the surface of the earth and minor tremors are recorded in the Richter scale. ये all, always, never है ना, कैन नॉट एक्सेप्ट, ये सब होते हैं एब्सोल्यूट वर्ड्स, थोड़े से गलत होने के चांसेस होते हैं शब्द में, तो ध्यान से यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे गलत है ये, क्योंकि सारे के सारे मैंने बोला तो कुछ ही पहुँच पाते हैं अर्थ तक, बाकी सब जल जाते हैं। सो नॉट ऑल द मीटियोर्स रीचेस द अर्थ। सो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमसे पूछा क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 2 ओनली। उसके बाद 75 नंबर का क्वेश्चन है, टर्म टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफन सीन इन न्यूज़। ये भी अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स में था। तो हमसे पूछा है इनपुट टैक्स क्रेडिट, व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। इट इज एसेंशियली अ टैक्स पेड ऑन रॉ मटेरियल और इनपुट सर्विस, ठीक है। ऐसा टैक्स जिसको किस पे करना पड़ता है, रॉ मटेरियल पे। सो बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज इट इज एसेंशियली अ टैक्स पेड ऑन रॉ मटेरियल और इनपुट टैक्स सर्विस और इनपुट सर्विस। Consider the following statements with reference to the revolt of 1857। 1857 के रिवोल्ट के बारे में हमको बात करनी है। ओके, सो पहला स्टेटमेंट, चलिए बात करते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। तो 2 बुक्स हैं यहाँ पे। एक बुक जो है वी डी सावरकर ने लिखी थी, ठीक है। इस बुक का नाम क्या था, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वी डी सावरकर ने लिखी थी, और कुछ आर्टिकल्स थे किस पे, न्यूज़पेपर ट्राइब्यून में, जिसको बोला फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। किसने, कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने, कार्ल मार्क्स एंड एंगल्स, ठीक है। अब एक बार जब क्या हुआ, जो ब्रिटिश रूल कोलैप्स किया कानपुर में, बट जो कानपुर में जब ब्रिटिश रूल कोलैप्स किया, उसके बाद फिर से वो एस्टैब्लिश हुआ, मतलब जो डिबेल डिड नॉट अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश बोल रहे हैं, बाकी वो अथॉरिटी को फिर से एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, ठीक है ना। ओके, और जब हम लोग के पास जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, उस समय जो कमिश्नर थे कानपुर के, वो कौन थे, सर हेनरी लॉरेंस। was the commissioner and in the Kanpur at the time of the revolt of 1857। तो इनको भागना पड़ा, है ना। और ये रिफ्यूज़ कहाँ पे लिए थे, क्रिश्चियन रेसिडेंस,
ओके अब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। 76 का फर्स्ट स्टेटमेंट है, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज रिटन बाय बी.डी. सावरकर इन रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। गलत है, इन्होंने लिखा था इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, नॉट फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जो फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, इसको तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स के आर्टिकल के द्वारा बनाया गया था, लिखा गया था, उन्होंने लिखा था। After the collapse of the British rule in Kanpur, the rebel did not attempt to establish the structure of authority and administration. No, they did attempt, not attempt बोल रहा गलत है, they did attempt to what? To establish the structure and authority of administration. Third, at the time of the outbreak of revolt in Lucknow, Henry Lawrence was the commissioner of Lucknow. ये भी सही है, उनको भागना पड़ा था और रिफ्यूज़ लिए थे रेसिडेंट्स ऑफ क्रिश्चियन में से। करेक्ट हो जाएगा हमारे पास आंसर, दैट इज C3 ओनली। विथ रिगार्ड टू द हाउस, ओके, विथ रिगार्ड टू द होम रूल लीग, विथ रिगार्ड टू व्हाट? विथ रिगार्ड टू द होम रूल लीग मूवमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। होम रूल लीग मूवमेंट, तो पहले ये बात बालते हैं, बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक ये बोले, ये चाहते हैं होम रूल लीग ऑफ आयरिश नेचर, बट ही डिड नॉट वांट टू ओवरथ्रो ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके और दूसरा, ये तिलक ऑपरेट कहाँ पे करते थे? महाराष्ट्र के अंदर, एक्सेप्ट मुंबई सिटी और बॉम्बे सिटी। हियर हु ऑपरेट्स? एनी बेसेंट। और जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग ये मेंबर किसके थे? एनी बेसेंट लीग के। नाउ पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? बाल गंगाधर तिलक वांटेड टू एस्टैब्लिश होम रूल लीग बाय रिप्लेसिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये साफ साफ बोले थे कि मैं ओवरथ्रो करना नहीं चाहता ब्रिटिश गवर्नमेंट को, सो दिस इज इनकरेक्ट। सेकेंड, तिलक लीग ऑपरेटेड इन बॉम्बे सिटी एंड महाराष्ट्र। नहीं, ये महाराष्ट्र के अंदर ऑपरेट करता था बट बॉम्बे सिटी के अंदर नहीं करता था। थर्ड, जवाहरलाल नेहरू वॉज द मेंबर ऑफ एनी बेसेंट लीग। यस, इट इज़ करेक्ट। हमसे पूछा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज 3 ओनली। 78, विद रेफरेंस टू पद्मा अवार्ड्स रिसेंटली इन न्यूज़, ये अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स में था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, पद्मा विभूषण इज गिवन फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस रिकॉग्नाइजिंग अचीवमेंट्स इन डिसिप्लिन्स वेयर एन एलिमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस इज इन्वॉल्व। बिल्कुल सही है, पद्मा विभूषण मतलब जहाँ पे पब्लिक सर्विस इन्वॉल्व हो, ये सही है। दूसरा, द नॉमिनेशन ऑफ द अवार्ड कैन बी डन बाय द जनरल पब्लिक, ये भी सही है। The Padma Award Committee is headed by the Prime Minister. No, it is headed by the Cabinet Secretary. Fourth, Mr. Shinzo Abe has received the Padma Vibhushan Award for the year 2021 in the field of public affairs. बिल्कुल सही है, पब्लिक अफेयर्स में। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट तीसरा हटा दिया हमने। Correct is C, that is 1, 2 and 4 only. 79, consider the following statement with respect to economic critiques of the British rule in India. ठीक है, तो अपने को इकोनॉमिक क्रिटिक की बात करनी है ऑफ द ब्रिटिश रूल। दो लोग थे, एक तो रोमेश चंद्र दत्त और एक है दादा भाई नारोजी। जो रोमेश चंद्र दत्त थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि क्या देखता है, जो एग्जामिन करता है डिटेल ऑफ इकोनॉमिक रिकॉर्ड्स
इकोनॉमिक रिकॉर्ड्स फ्रॉम 1757। ओके, और दादा भाई नारोजी ने एक किताब लिखी थी, दैट इज़ द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, जहाँ पे थी। ओके, इसको पब्लिश किया था 1867 में, और इसने बोला कि जो ब्रिटिश के जो उन्होंने बोला जो ब्रिटिश का जो मतलब जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है, इज़ द मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी, द बेसिक कॉज ऑफ पॉवर्टी। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट, रोमेश चंद्र दत्त रोड दी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच एग्जामिन द डिटेल ऑफ द इकोनॉमिक रिकॉर्ड्स ऑफ द कॉलोनियल रूल सिंस 1857। गलत, इट इज सिंस 1757, दैट इज द बैटल ऑफ पलासी से, सो दिस इज इनकरेक्ट। सेकेंड, दादा भाई नौरोजी पुट फॉरवर्ड हिज ड्रेन थ्योरी इन 1867 अकॉर्डिंग टू विच द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया वॉज द बेसिक कॉज ऑफ इंडियाज पॉवर्टी। बिल्कुल सही है, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ इट इज़ द बेसिक कॉज ऑफ व्हाट, इट इज़ द बेसिक कॉज ऑफ इंडियाज पॉवर्टी। हमसे पूछा क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज बी, दैट इज 2 ओनली। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द रिएक्शन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। रिएक्शन की बात करनी है, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था उसका। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कल बनारस सेशन था, जिसको हेड किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने, इसमें बात की गई थी टू कंडीम्ड दी पार्टीशन ऑफ बंगाल। ओके, और इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, अमर सोनार बांग्ला कंपोज किया था। अमर सोनार बांग्ला इज नाउ दी नेशनल सॉन्ग ऑफ बांग्लादेश। लेकिन और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैनी ऑफ दी जमींदार्स, दैट इज द मुस्लिम जमींदार सपोर्टेड, सॉरी अपोज, अपोजेस द पार्टीशन। तो अब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। पहला, द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द कलकत्ता सेशन अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ दादा भाई नारोजी कंडेम द पार्टीशन। नो, दी कलकत्ता सेशन नहीं है, बनारस सेशन है अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। तो पहला गलत जाएगा, तो हमने एलिमिनेट कर दिया सी और डी। तो आंसर क्या होगा, या फिर आंसर देखते हैं, दूसरा सही ही होगा क्योंकि दोनों ऑप्शन सेकंड दोनों में है। ऑल दी मुस्लिम, यार ऑल, ऑलवेज, नेवर, एक्सेप्ट, ठीक है ना, ये सब थोड़े से एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं जो कि गलत करने के चांसेस, और यहाँ पे ये गलत ही है। नॉट ऑल, मैनी ऑफ द जमींदार्स, मुस्लिम जमींदार सपोर्टेड, ओके, अपोजिशन ऑफ द पार्टीशन। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, सो ए, दैट इज 2 ओनली इज करेक्ट। नंबर क्वेश्चन है, विशाखापट्टनम मारमागांव इम्फाल सूरत, विशाखापट्टनम मारमागांव इम्फाल सूरत रिसेंटली न्यूज़ बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ इंडियन नेवल वेसल्स। ये जो हैं इंडिया के कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, कुछ यहाँ विशाखापट्टनम, मारमागांव, इम्फाल, सूरत, ये सारे क्या हैं, दिस आर ऑल मिसाइल गाइडेड डिस्ट्रॉयर, ठीक है ना। यहाँ से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यहाँ से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दिस आर मिसाइल गाइडेड डिस्ट्रॉयर। ये अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स में था, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद 82nd नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो सोशल रिलीजियस मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट, it talks about the dissemination of
ब्रिटिश कल्चर एंड आइडियोलॉजी, इसकी वजह से क्या हुआ, डिसिमिनेशन ऑफ ब्रिटिश कल्चर एंड आइडियोलॉजी की बात किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंट्रोस्पेक्शन हुआ। इंट्रोस्पेक्शन किसका हुआ, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ व्हाट, इंडिजीनस कल्चर। और मोस्ट ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट जो थे वो किस पे फोकस करते थे, सोशल एंड रिलीजियस आइडियाज़ प्लस साइंटिफिक एंड ह्यूमैनिटेरियन आउटलुक। और तीसरा, मोस्ट ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी वेर एम्ड एट टोटल वेस्टर्नाइजेशन। नहीं, टोटल वेस्टर्नाइजेशन की बात नहीं करते थे, ये बोलते थे कि जो मॉडर्न आइडियाज़ है एंड कल्चर है उसको इंडियन कल्चरल स्ट्रीम में डाला जाए, नॉट टोटल वेस्टर्नाइजेशन। जहाँ पे भी एक्सट्रीम वर्ड्स आ जाए वो गलत होता है, ठीक है। मॉडर्न आइडियाज़ को एंड कल्चर को क्या करना है, अपने को जोड़ना है इंडियन कल्चर स्ट्रीम में, ठीक है। अब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। द डिसिमिनेशन ऑफ ब्रिटिश कल्चर एंड आइडियोलॉजी लेट्स टू इंट्रोस्पेक्शन अबाउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द इंडिजिनस कल्चर, ये भी सही है। सेकेंड, ऑल द रिफॉर्म मूवमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वेर एक्सक्लूसिवली रिलीजियस इन नेचर। नो, ये एक्सक्लूसिवली और ये फिर ऑल दोनों एक्सट्रीम वर्ड्स हैं। इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली रिलीजियस एंड इट इज़ सम अबाउट, क्या बोलें इसको यार, ये रिलीजियस था, सोशल था, बट इसके साथ साथ एक साइंटिफिक और ह्यूमैनिटेरियन आउटलुक की भी बात करता था। थर्ड, मोस्ट ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी वेर एम्ड एट टोटल वेस्टर्नाइजेशन। नहीं, टोटल वेस्टर्नाइजेशन की बात नहीं करते, ये बोलते हैं जो मॉडर्न आइडियाज़ हैं और कल्चर हैं उसको इम्बाइब करेंगे इंडियन कल्चर स्ट्रीम में। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हमसे पूछा क्या है, करेक्ट पूछा, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, सो द करेक्ट इज ए, दैट इज वन ओनली। 83rd नंबर का क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू नेहरू रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द रिकमेंडेशंस। तो नेहरू रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस की बात करते हैं। नेहरू रिपोर्ट रिकमेंडेशन, पहला रिकमेंडेशन क्या बोला इसने, बोला यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात किया। और किसकी बात किया ये, इट टॉक्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ प्रोविंस ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, प्रोविंसेस ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। It talks about फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और क्या बोला, रेसिड्यूरी पावर किसके पास होना चाहिए, सेंटर के पास। ओके, तो अब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट, रिकमेंडेशन की बात करना। फर्स्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यस, नेहरू रिपोर्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करता था। नेहरू रिपोर्ट कब आया था, 1928 में, ठीक है। मोतीलाल नेहरू इसके क्या थे, हेड थे, नॉट पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। सेकेंड, सेपरेट इलेक्टेड फॉर मुस्लिम, नहीं, ये सेपरेट इलेक्टेड ऑफ मुस्लिम को सपोर्ट नहीं किया था इसने। थर्ड, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विथ रेसिड्यूरी पावर इन द हैंड ऑफ द प्रोविंस, नो, रेसिड्यूरी पावर इन द हैंड ऑफ द सेंटर, सो दिस इज इनकरेक्ट। फोर्थ, क्रिएशन ऑफ प्रोविंस ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, यस, द नेहरू रिपोर्ट टॉक्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ प्रोविंस ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, करेक्ट बताना है किसके रेस्पेंस में, कोड ऊपर के रेस्पेंस में। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 1 and 4 ओनली। 84th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू जनजातीय गौरव दिवस रिसेंटली न्यूज़। अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स में ये था, इसीलिए यहाँ पे पूछा गया है जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है।
जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है, हर साल 15 नवंबर क्या बनाते हैं, जनजातीय गौरव दिवस बनाते हैं। एंड क्यों बनाते हैं? टू कमोमरेट द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज टुवर्ड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। पहला, एवरी ईयर 15 नवंबर विल बी सेलिब्रेटेड एज जनजातीय गौरव दिवस, सही बात है। सेकेंड, इट इज़ टू कमोमरेट द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज टुवर्ड द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट इज सी, दैट इज बोथ 1 and 2 ओनली, बोथ 1 and 2। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, विद रेफरेंस टू पोटी श्री रामामुलु कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पोटी श्री रामामुलु के बारे में बात करते हैं। ये वही आदमी थे जिन्होंने आंध्रा का फॉर्मेशन किया बिकॉज ऑफ हिज हंगर स्ट्राइक, ठीक है। ही इंसिस्टेड a temple in Madras be open to Dalit community and refused to break his fast till Gandhi convinced him। इन्होंने क्या बोला कि जो टेम्पल है मद्रास के अंदर, ये किसके लिए ओपन होना चाहिए, दलित्स के लिए, ठीक है। और इनको किसके नाम से जानता है, पोटी राम सिंह मुर्लू को किसके नाम से जानता है, अमर जीवी के नाम से जानता है, बिकॉज ऑफ हिज सुप्रीम सेक्रीफाइस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्रा इन अक्टूबर 1952। ये फास्ट स्टार्ट किए थे, ठीक है। First, he insisted that temple in Madras be open to Dalit community and he refused to break his fast till Gandhi convinced him। ये सही है। Second, he was, क्योंकि ये जो ओपन करने के लिए क्या इन्होंने क्या किया था, फास्ट रखने लग चालू करे थे। जब तक गांधी कन्विंस नहीं हुए तब तक इन्होंने क्या किया, फास्ट नहीं तोड़ा। Second, he was best known with the title of अमर जीवी for his supreme sacrifice for salt सत्याग्रह। इनको अमर जीवी के नाम से क्यों जाना जाता था, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्रा, ओके, नॉट फॉर सुप्रीम सैक्रिफाइस फॉर सॉल्ट सत्याग्रह, ठीक है। दूसरा गलत हो जाएगा, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबाउट इज इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट इज दैट इज इनकरेक्ट इज बी 2 ओनली। 86 की बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। पहला है दिल्ली प्रपोजल वॉज प्रेजेंटेड। ये जब भी ऐसे बोलता है ना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अभी किसमें पूछेगा, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द अबव गिवन इवेंट्स फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताना है, तो पहले बात करते हैं दिल्ली प्रपोजल वॉज प्रेजेंटेड। दिल्ली प्रपोजल कब प्रेजेंट किया था, 1927 में प्रेजेंट किया गया था। अ सेंट्रल पब्लिक सर्विस वॉज एस्टेब्लाइज। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कब एस्टेब्लाइज किया गया था, 1926 में एस्टेब्लाइज किया गया था। थर्ड, सेटिंग अप अ रॉयल कमीशन ऑन द सुपीरियर सिविल सर्विसेज इन इंडिया। जो सुपीरियर सिविल सर्विस है वहाँ पे रॉयल कमीशन 1923 में सेट किया गया था। और इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक सेफ्टी बिल, ये जो पब्लिक सेफ्टी बिल है ये वही बिल है जिसके खिलाफ जो बटुकेश्वर दत्त, अभी जो क्वेश्चन आया था, और भगत सिंह ने क्या किया था, बॉम्ब फेंका था लेजिस्लेटिव असेंबली पे। पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आया था, दैट इज़ 3, दैट इज़ द सेटिंग ऑफ द रॉयल कमीशन ऑन द सुपीरियर सिविल सर्विस। उसके बाद क्या आया था, 2, उसके बाद आया था 1, उसके बाद आया था 4, 3214, 3214, 3214। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। 87 की बात करते हैं, विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिसेंटली इन न्यूज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। पहला है, द डे ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली सीज टू एग्जिस्ट। नहीं, जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया तब तक जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था वो कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कन्वर्टेड इनटू द प्रोविंशियल पार्लियामेंट अंटिल द इलेक्शन इज डन। कब हुआ था इलेक्शन भाई, इलेक्शन कब हुआ था, 1900 एंड नया पार्लियामेंट सर्वे 1952 में, ठीक है। सेकेंड, इन इंडिया द ऑब्जर्वेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डे वॉज स्टार्टेड इन 2014 दैट मार्क्स द 100th एनिवर्सरी ऑफ बी आर अम्बेडकर। ये स्टार्ट हो जो है ना
2014 में, बट इट इज़ नॉट 100th एनिवर्सरी, इट इज़ 125th एनिवर्सरी ऑफ बी आर अम्बेडकर। हमसे पूछा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, सो डी ऑप्शन दैट इज़ नाइदर 1 नॉट 2 इज़ करेक्ट। विथ रेफरेंस टू मॉन्टेगू डिक्लेरेशन हमको बात करनी है मॉन्टेगू डिक्लेरेशन की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, इट प्रपोज्ड इंक्रीजिंग द एसोसिएशन ऑफ इंडियन इन एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल सही है। जो मॉन्टेगू डिक्लेरेशन ये बोलता है कि अपने पास एसोसिएशन इंडियन का बढ़ जाना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में। सेकेंड, दिस रिकमेंडेशन मेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट बिकेम द थ्योरेटिकल बेसिस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 बना था वो किसके बेसिस में बना था? मॉन्टेगू डिक्लेरेशन के बेसिस में और इसके रिकमेंडेशंस के बेसिस में। थर्ड, इट प्रपोज्ड फॉर सम वुमेन टू बी अ पार्ट ऑफ द इलेक्टोरेट विथ वोटिंग राइट्स, बिल्कुल सही है। जो मॉन्टेगू रिफॉर्म्स, जो मॉन्टेगू डिक्लेरेशन था, मॉन्टेगू डिक्लेरेशन कब आया था? मॉन्टेगू डिक्लेरेशन आया था 1917 में। Which of the statement given above is are correct? So statement number, option number C, that is 1 and 3 is correct. 89 number question है with reference to Gandhi resolution on non-cooperation movement. Gandhi resolution of what? Gandhi resolution on what? Gandhi resolution on non-cooperation movement endorsed at the Nagpur session of Congress in 1920. Considered the following statement. पहला है गांधी की बात करना है, नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम। गांधी रेजोल्यूशन क्या लिया था? नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम में इसकी बात करना है। पहला, इट प्रोवाइडेड फॉर अ रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कांग्रेस थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज लेवल यूनिट्स, बिल्कुल सही है। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था एनसीएम, उसमें नागपुर सेशन में क्या बोला था गांधी जी ने? He provided the radical reconstruction of the Congress through constitution of district and village level units, बिल्कुल सही है। Second, it included an appeal to rid Hinduism of the approach of untouchability, ये भी सही है। So it included an appeal to rid Hinduism from untouchability. Okay, which of the statement given above is are correct? Both 1 and 2. C is correct. Which of the following can be the reason for the rock mass disintegration on which Himalayan glacier rest? जो हिमालयन ग्लेशियर जिसके ऊपर खड़ा है, वो जो रॉक मास डिसइंटीग्रेट हो रहा है, जो कि न्यूज़ में था, हम क्या बताना है? रीज़न बताना है। क्या बताना है? रीज़न बताना है। विच लेड टू द रीसेंट डिज़ास्टर इन ऋषिगंगा, ये भी अक्टूबर 2021 में न्यूज़ में था, इसीलिए यहाँ पे क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है। तो सारे देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम में होता है कि ऑल करेक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई एग्जामिनर जो होता है ना, वो गवर्नमेंट सर्वे उठाता है और वहाँ से ऑप्शन देता है। सो वेदरिंग का कारण है यस। परकोलेशन ऑफ मेल्ट वाटर इन जॉइंट, ये भी एक कारण है यस। टेक्टोनिक फोर्स, ये भी एक कारण है यस। स्नोफॉल, ये भी एक कारण है यस। फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग, ये भी एक कारण है यस। ओवरलोडिंग, ये भी एक कारण है यस। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5 and 6। 91st नंबर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच रूलर द ब्लैक होल ट्रेजेडी टुक प्लेस? ड्यूरिंग सिराजुद्दौला। क्योंकि सिराजुद्दौला ने क्या किया था? जो ब्लैक होल ट्रेजेडी इसलिए बोलते हैं कि कुछ सैनिक्स को, मतलब कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ काम करने वालों को क्या कर लिया, अपने कैद खाने में रख लिया था, और वहाँ पे बोला जाता था कि इतना अंधेरा था कि वहाँ पे सारे लोग मर गए, और इसको वन ऑफ द कर्ज माना जाता था। क्या इसको वन ऑफ द कर्ज माना जाता था? किसका? बैटल ऑफ पलासी का। ठीक है, ये हो गया। 92nd क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द रोल ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रीडम, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? हमको इनकरेक्ट बताना है। ए, ड्यूरिंग द तिभागा मूवमेंट नारी बहिनीज और वुमेन ब्रिगेड्स वेर फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू रेजिस्ट कॉलोनियल पुलिस, ये सही है ना। तिभागा बंगाल के अंदर हुआ था, तिभागा। जैसे क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है, 3 भाग,
3 भाग देना पड़ता था ब्रिटिश को, इसीलिए त्रिभागा बोलते थे। तो नारी बहनीज बनने लगा था इस समय। बी, कल्पना दत्त जॉइन्स हुई एन इंडियन रिपब्लिक आर्मी एसोसिएशन चित्तगोंग ब्रांच इन 1931, बिल्कुल सही है। इंडियन रिपब्लिक आर्मी एसोसिएशन ऑफ चित्तगोंग। वुमेन्स Indian Association, the first women association at all India level, was established under the leadership of Sarojini Naidu। ये गलत है क्योंकि वुमेन इंडियन एसोसिएशन बना था अंडर द लीडरशिप ऑफ, यहाँ पे बहुत सारे वुमेन लीडर्स जैसे कि मार्गरेट कजिन्स, एनी बेसेंट, कमला देवी चट्टोपाध्याय, एंड मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी। इनमें से कोई सा पूछ सकते हैं, यूपीएससी बहुत चालाक है यार। सो तीसरा क्या हो जाएगा गलत, तो तीसरा इज द रिक्वायर्ड आंसर बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। डी, अरुणा असफ अली होस्टेड द नेशनल फ्लैग एट ग्वालियर टैंक मेडन ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, बिल्कुल सही है ये। हमको गलत पूछा है, गलत हो जाएगा सी, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। 93rd, विथ रेफरेंस टू एडिबल ऑयल्स विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रेफरेंस टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। एडिबल ऑयल की बात करनी है, उसमें भी इनकरेक्ट। वाइल मस्टर्ड ऑयल इज कंज्यूम मोस्टली इन रूरल एरियाज, द शेयर ऑफ रिफाइंड ऑयल इज़ हाइयर इन अर्बन एरियाज, बिल्कुल सही है। रिफाइंड ऑयल ज़्यादा कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, अर्बन एरियाज़ में। बी, प्राइस ऑफ एडिबल ऑयल इन डोमेस्टिक मार्केट हैव सोर्ड आफ्टर डाइवर्जन फॉर बायोफ्यूल इन मैनी कंट्रीज, बिल्कुल सही है। जब डाइवर्जन होना चालू किया गया, मतलब बोल रहा है कि जब एडिबल ऑयल्स को डोमेस्टिक, जो बायोफ्यूल्स को डाइवर्ट किया गया बहुत सारे कंट्रीज़ में, मतलब इस्तेमाल किया गया, तो जो एडिबल ऑयल की जो डोमेस्टिक प्राइस है उसमें बढ़ोतरी हुई, बिल्कुल सही है। इन सी, इंडिया मीट मोर देन 50% ऑफ इट्स डोमेस्टिक डिमांड फॉर एडिबल ऑयल थ्रू इम्पोर्ट्स, क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है यार, इंडिया इम्पोर्ट्स ही करती है मोस्ट ऑफ। डी, पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ एडिबल ऑयल इज़ मोर इन रूरल एरियाज दैन अर्बन एरियाज, ये ऐसे कैसे हो सकता है, अर्बन एरियाज ज़्यादा कंज्यूम करेंगे रूरल एरिया से, रूरल एरिया के पास पैसा नहीं है तो कैसे कंज्यूम करेगा एडिबल ऑयल यार। सो डी इज इनकरेक्ट एंड डी इज द रिक्वायर्ड आंसर। 94, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स वाइस रॉय और इम्पोर्टेंट इवेंट्स की बात की गई है, ठीक है। तो बात करते हैं इवेंट्स और वाइस रॉय की। ओके, तो लॉर्ड लिट्टन बहुत बड़ा पोपा था, ठीक है, और इसी समय क्या किया था, फर्स्ट दिल्ली दरबार, जब भी मतलब भूखमरी से लोग मरते थे, दैट इज मर रहे थे, फेमाइन, ठीक है, उस समय दिल्ली दरबार किया था 1877 में। ओके, उसके बाद है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उस समय कहाँ दिल्ली दरबार हुआ था, मतलब इम्पोर्टेंट इवेंट्स पूछा है ना, सही बोल रहा है। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय क्या हुआ था, लखनऊ पैक्ट, जो कि कब हुआ था, 1916 में, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड कर्जन के समय क्या आया था, यंग हस्बैंड मिशन, लॉर्ड कर्जन के समय आया था यंग हस्बैंड मिशन, ठीक है। अब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। पहला बोलता है लॉर्ड रिपन, इंपॉर्टेंट इवेंट इज फर्स्ट दिल्ली दरबार, नो, फर्स्ट दिल्ली दरबार लॉर्ड लिट्टन के समय आया था, दैट इज इन 1977। पहला गलत हो गया तो हमने एलिमिनेट कर दिया, ए और सी को बचा क्या, बी और डी। सेकंड, लॉर्ड हार्डिंग, लखनऊ पैक्ट, नो, लॉर्ड हार्डिंग के अंदर लखनऊ पैक्ट नहीं हुआ था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। तो सही क्या है, करेक्टली मैच पूछा, विच द पेयर गिवन अब इज आर करेक्टली मैच इज सी, दैट इज लॉर्ड कर्जन के हम अंडर क्या आया था, यंग हस्बैंड मिशन आया था। सो बी इज द रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज 3 ओनली। 95,
विथ रिगार्ड टू द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमने शुरू में बात की थी, इट वॉज हेल्ड ऑल इंडिया किसान सभा, ठीक है ना, फर्स्ट सेशन जो हुआ था, इट वॉज हेल्ड अलॉन्ग विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन इन फैजपुर। बिल्कुल सही है ना, फैजपुर नहीं होगा था यार, ये लखनऊ में हुआ था सबसे पहले, गलत हो गया, सॉरी मेरा मिस्टेक। सबसे पहले कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। एंड इट वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती, ये सही है। इट डिमांडेड द एबोलिशन ऑफ लैंडलॉर्डिज्म एंड वेस्टिंग इन द कल्टिवेटर्स ऑल राइट्स ओवर लैंड। यस, जो फर्स्ट ऑल इंडिया सभा किसान सभा हुआ था, फर्स्ट ऑल इंडिया किसान सभा हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ लखनऊ में, उसमें क्या बोला गया था, लैंडलॉर्डिज्म को हटा दीजिए और जितने भी राइट्स हैं कल्टिवेटर के अंदर होने चाहिए। और इसको हेड कौन किया था, स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती। ठीक है, तीसरा भी सही है। हमसे पूछा विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, सो आंसर इज सी, दैट इज 2 and 3 ओनली इज करेक्ट। 96 की बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन स्टार्टअप विच वेयर रिसेंटली न्यूज़। इंडियन स्टार्टअप की बात करनी है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, इंडिया वॉज द थर्ड हाइएस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही है, आफ्टर चाइना एंड USA। The funds for startup scheme is implemented by the government of India as a part of the Mudra scheme across all union territories, not as a part of Mudra scheme, but as a part of Startup India Fund for Startup scheme. It is implemented as a part of Startup India initiative. ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे पूछा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन है इज आर करेक्ट, सो 1 ओनली ए इज करेक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 97 नंबर क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कल्चरल एलिमेंट्स दैट एमर्ज ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट के समय कौन कौन से कल्चरल मूवमेंट आए थे। कल्चरल मूवमेंट ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट, और सॉरी कल्चरल एलिमेंट्स ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। पहला, जो ठाकुर कुमार जूली थे, दे फॉर्म अ कलेक्शन ऑफ फोक टेल्स, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया भाई। दक्षिणारंजन मजूमदार, दक्षिणारंजन मजूमदार ने क्या बनाया था, अ कलेक्शन ऑफ फोक टेल्स। इसको नाम क्या दिया था, ठाकुमार जूली। और रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रेक किया था क्या, विक्टोरियन नेचुरलिज्म। रविंद्रनाथ टैगोर ब्रेक विक्टोरियन नेचुरलिज्म। और एस्टैब्लिशमेंट किसका हुआ था, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स। एस्टैब्लिशमेंट किसका हुआ था, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। पहला क्या बोलता है, ठाकुरमार जूली, अ कलेक्शन ऑफ फोक टेल्स वॉज रिटन बाय दक्षिणारंजन मजूमदार, यस। सेकेंड, रविंद्रनाथ टैगोर मूव टूवर्ड नॉट, इट ब्रोक द विक्टोरियन नेचुरलिज्म इन हिज पेंटिंग, यस, सो दिस इज इनकरेक्ट। Third, establishment of Indian Society of Oriental Art, yes, is correct. Which of the statement given above are correct? So statement number, sorry, option number C, that is 1 and 3 only is correct. 98 नंबर क्वेश्चन है,
विच आर द फॉलोइंग इवेंट्स टुक प्लेस ड्यूरिंग द वाइसरॉयशिप ऑफ लिटन। लिटन के समय क्या क्या हुआ था देखते हैं। लिटन बहुत ख़राब आदमी है, लोटा जला के आता है इसीलिए ख़राब आदमी है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या हुआ था कि ऑर्गेनाइज द ग्रैंड दिल्ली दरबार, जब भूख से लोग मर रहे थे तब ये क्या किया था, फेमाइन से जब लोग मर रहे थे तब क्या किया था, दिल्ली दरबार अरेंज किया था। कब? 1877 में फर्स्ट दिल्ली दरबार। और बताइए इस बैकूफ के बारे में और बताइए, ठीक है। एंड ही इंट्रोड्यूस दी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड दी आर्म्स एक्ट। जितने भी खराब चीज़ें हैं ना, मैक्सिमम खराब चीज़ें, मैक्सिमम हर चीज़ खराब क्या है, लिटन ले, ठीक है। सो इंट्रोड्यूस व्हाट, ही इंट्रोड्यूस दी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट फॉर क्रबिंग द प्रेस ऑफ राइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। एंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मतलब समझ रहे हैं ना, अपनी देसी भाषा में गाली देते थे ब्रिटिश को, तो ब्रिटिश को समझ नहीं आता था कि गाली क्या दे रहा है, इसलिए क्या किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉन्च किया था 1878 में। और आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट मतलब क्या बोल रहा है भाई, तुम अपने हाथ में हथियार नहीं रख सकते, अगर हथियार को हमारे ऊपर यूज़ कर लिए तो, इसलिए आर्म्स एक्ट भी इंट्रोड्यूस किया था, दोनों इंट्रोड्यूस किया था। और साला इसको हटाने के लिए फिर बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये बेवकूफ़ और क्या किया, ये चाहता था कि इंडियन सिविल सर्विस में कोई क्वालिफाई ही ना करे भारत से, तो इसने क्या किया, जो सिविल सर्विस का जो एज लिमिट था ना, पहले 21 ईयर्स था, तो कोई क्वालिफाई कर लेते थे, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, मतलब जो उसके जो बड़े भले थे तो क्वालिफाई कर लेते थे, इसलिए क्या किया इसने, जो सिविल सर्विस को क्वालिफाई करने का जो एज लिमिट है वो कम कर दिया, 19 ईयर्स कर दिया। अब बता भाई 19 में तो KG1 नहीं पढ़ते यहाँ का आदमी, तो कैसे क्वालिफाई करेगा, बहुत चालाक लोग थे। अब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। पहला, ही ऑर्गेनाइज द ग्रैंड दिल्ली दरबार एट 1877 व्हेन द कंट्री वाज इन द सीवियर ग्रिप ऑफ फेमाइन। 3 करोड़ वहाँ पे हम उस समय हमारी जनसंख्या थी, उसमें से 1 करोड़ लोग मर गए, मतलब 1/3 जनसंख्या मर चुकी थी। आज अगर वो फेमाइन आए तो हमारे पूरे देश की 40-50 करोड़ जनसंख्या मर जाएगी, समझ रहा है कि नहीं बात को। सो उस तरह का फेमाइन आया था, तब भी इसने क्या किया, दिल्ली दरबार किया था, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता था। सो इट इज़ अ क्या बोलेंगे, इट इज़ अ इवेंट दैट टुक प्लेस अंडर हिज वाइसरॉयशिप। सेकेंड, ही इंट्रोड्यूस द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड द आर्म्स एक्ट, ये भी सही है। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी का मतलब है जो ब्रिटिश के जो जज थे और जो इंडियन जज थे, दोनों की इक्वल पावर नहीं थी, तो इक्वल पावर करने के लिए क्या लाया था, इल्बर्ट बिल लाया था। तो उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि जो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि ये पास हो, तो वो किस अच्छे आदमी के अंदर आया था। अच्छा आदमी कौन था, रिपन। रिपन जो था वो अच्छा आदमी था, लिटन जो था वो गंदा आदमी था, ठीक है। ऐसा वाइसरॉयशिप की बात करते हैं। सो ये रिपन के समय आया था, नॉट ऑन द टाइम ऑफ लिटन। फोर्थ, रिडक्शन ऑफ द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर ICS एग्जामिनेशन फ्रॉम 21 ईयर्स टू 19 ईयर, ये भी सही है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सो द करेक्ट आंसर इज 1, 2 का 4, दैट इज ऑप्शन नंबर D, 1, 2 एंड 4 ओनली। 99 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू या फिर विद रेस्पेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, मॉन्टेगो रिफॉर्म्स, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स बोलते हैं ना। मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड तो 1919 में आया था, हम 1909 की बात करते हैं, विच इज़ नोन एज दी मॉर्लेमेंटो, जिसने क्या किया, जो कम्युनलिज्म का जो बीज बोया था इस देश के अंदर, जिसने पाकिस्तान बना दिया और देश को 2 पार्ट में तोड़ दिया, वो यही था। सो 99 की फर्स्ट की बात करते हैं, क्या बोलता है, द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल विल बी डायरेक्टली इलेक्टेड। ये गलत है भाई, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं हुआ था। इसने बोला कि कुछ सीट्स के अलावा सारे सीट्स कैसे होंगे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, मतलब अपॉइंटेड होंगे। So this is incorrect. Second, it mandated the government to act upon the resolution passed during the budget session. अरे भाई ये अंग्रेज है, ये किसी चीज़ को अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सो दे डू नॉट मैंडेट द गवर्नमेंट एक्ट टू पास अपॉन द रेजोल्यूशन पास ड्यूरिंग द बजट सेशन, ये गलत है यार। थर्ड, इंडियंस कैन बी अपॉइंटेड टू द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यस, उस समय इसने स्टार्ट कर दिया था। एंड हु वाज द फर्स्ट, सत्येंद्र नाथ सिन्हा वाज द फर्स्ट टू बी अपॉइंटेड इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सो दिस इज करेक्ट, एंड हमको करेक्ट ही पूछा है, करेक्ट इज सी, दैट इज 3 ओनली। लास्ट क्वेश्चन, with regard to the response of the Indian nationalists to the British participation in the First World War, consider the following statements. जो मॉडरेट्स थे, क्या मॉडरेट ने सपोर्ट किया, क्या बिल्कुल सपोर्ट किया था यार। नरम दल वाले थे ना यार, अब बोलते थे कि हमारा फर्ज है अंग्रेजों के साथ देना, भाई तेरे को मार रहे हैं तो साथ दे रहा है, गलत। सेकेंड, एक्सट्रीमिस्ट लाइक बाल गंगाधर तिलक ऑल्सो सपोर्टेड द ब्रिटिशर्स
बिल्कुल सही है, ये भी सपोर्ट किए कि सोचते थे कि भाई अगर आज हम ब्रिटिश को सपोर्ट करेंगे तो कल शायद हमको आज़ादी दे दे, लेकिन ये ब्रिटिश है भाई, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, कितना भी मार सकते हैं। सो ये भी सही है, बाल गंगाधर तिलक ने सपोर्ट किया था। ओके और लास्ट है रिवोल्यूशनरीज वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू लिबरेट इंडिया। यस, जो रिवोल्यूशनरीज थे मतलब जो उग्रवाद जो सपोर्ट करते थे वो बोले कि चलो भाई यही मौका है, अंग्रेजों को अभी मार के निकाल देते हैं, यहाँ पे अभी लड़ने में बिजी हैं, अभी मार के अभी भगा देते हैं उनको। ओके सो रिवोल्यूशनरीज बिलीविंग इन टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी। ऐसा मौका बार बार नहीं आ गए भाई, लेकिन आया ना वर्ल्ड वॉर सेकेंड। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, मॉडरेट सपोर्ट द ब्रिटिश फॉर एफर्ट एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, बिल्कुल सही है। एक्सट्रीमिस्ट लाइक बाल गंगाधर तिलक आल्सो सपोर्टेड द ब्रिटिशर्स इन द वॉर, बिल्कुल सही है। उनको पता क्या था कि साले ब्रिटिश की जो चेहरा था इनको पता नहीं था, अभी धीरे धीरे समझ आने लगा कि ये मार से ये ऐसे नहीं छोड़ेंगे इस देश को। ओके थर्ड, रिवोल्यूशनरीज वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू लिबरेट इंडिया, बिल्कुल सही है। हमसे पूछा क्या गया है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट, सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज डी, दैट इज 1, 2 and 3।